हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज एक तो हम मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या करना है इतने मेजर फॉल के बाद। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला पूरे दिन में, एक ही दिन में निफ्टी में, जिसकी वजह से हमें मेजर दिक्कत हो चुकी है और एक पैनिक सेलिंग काफी ज्यादा देखने को मिली है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, और उसी के साथ साथ आईपीओ मार्केट का मूड माहौल वहां पर खतरा मंडरा चुका है। क्या ऐसे में जहां पर जीएमपी काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, क्या हमें आईपीओ डिस्काउंट में खुलने को मिल सकते हैं? तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए, वहां पर हमारा माइंडसेट क्या हो चुका है, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और बाय द वे, कल के दिन होने वाली है 5 आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें 3 मेन लाइन और 2 एसएमई आईपीओ होने वाले हैं। तो वहां पर मेरा क्या रहेगा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है कुछ आईपीओ की लिस्टिंग, जिनमें एक मेन लाइन और 3 एसएमई आईपीओ होने वाले हैं। तो वहां पर उसे भी स्टडी करेंगे कि लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को, क्या मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी उनमें होने वाली है। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करूं तो एफआई ने 1300 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआईएस ने 4700 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम चेक करते हैं, सबसे पहले अगर मैं आईपीओ की बात कर लूं, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग इस पॉइंट्स के साथ आए कि आईपीओ में हमें दिक्कत हो रही है। देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट एक दो दिन गिरता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे में अगर मार्केट गिरा है तो उसका इफेक्ट हमें जीएमपी में देखने को मिला, और वहां पर जीएमपी काफी ज्यादा रिड्यूस हुए। सबसे मेजर दिक्कत ही मुथूट माइक्रो फाइनेंस और सूरज एस्टेट में, जहां पर जीएमपी काफी ज्यादा कम हो चुका है। अगर हम उनके जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो अप्रोक्स 5% के करीब दोनों का चल रहा है। मथूट का चल रहा है 5.1% का, और उसी के साथ साथ सूरज एस्टेट का चल रहा है अप्रोक्स 7% का। तो देखो, मेन था मोती सन, क्योंकि वहां पर अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर मार्केट में मेजर दिक्कत आती है। देखो, इतनी सी दिक्कत है, इट्स ओके, अभी तक का कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मार्केट में या कल के दिन आने वाले टाइम में हमें मेजर, वहां पर मेजर इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो हमें एक छोटा सा दिक्कत हो सकता है। बट वहां पर हमें टेंशन लेने की फिर भी जरूरत नहीं है, जहां पर अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है और एक अच्छे खासे आईपीओ है स्टार्टिंग से ही। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन आईपीओ की, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें फर्क पड़ सकता है। देखो, जीएमपी जैसा चल रहा हो, वहां से अगर 10-20% का इफेक्ट होता है मार्केट का, कि अगर मार्केट में हमारे देश में कोई दिक्कत आती है तो 10 से 20% की दिक्कत आ सकती है। अगर कंपनी में दिक्कत आती है मेजर, तो वहां पर मेजर फॉल देखने को मिलता है उन आईपीओ में। अदरवाइज इतनी दिक्कत की बात नहीं है, हमें घबराना नहीं है। और अगर मैं बात करूं, चाहे मोती सन्स हो गया, या फिर कल के टाइम पे हैप्पी फोर्जिंग या मुफ्ती जीन्स हो गया, इन तीनों आईपीओ में तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। इतनी सी तो नॉर्मल सी बात है, मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए था गिरने का, और वो बहाना कुछ भी बन सकता था। वो बहाना बना आज के दिन हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग, जहां पर उन्होंने अलर्ट जारी किया है सभी स्टेट्स को, और उसकी वजह से आज हमें मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिला। ऑब्वियसली अगर मार्केट इतना ज्यादा गिरेगी तो वहां पर जीएमपी पे इफेक्ट पड़ेगा, बट ये एक टेम्परेरी फॉल है, ज्यादा मेजर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस पॉइंट को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मेजर दिक्कत आएगी अगर सीरियसली ऐसा कुछ होता है। अगर मैं कहूं कि जैसा कि कोरोना टाइम पे 30-40% का करेक्शन हमें देखने को मिल चुका था, 50% तक मार्केट करेक्ट हो चुकी थी, क्या ऐसी दिक्कत हमें दोबारा से देखने को मिल सकती है? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है। ज्यादा से ज्यादा अगर मेजर दिक्कत आती भी है तो वहां पर भी 10 से 20% का ही इफेक्ट देखने को मिलेगा अपने लाइफ टाइम हाई से। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी भी मार्केट एक ही रीजन की वजह से दो बार क्रैश नहीं होती है, और कोरोना हमारे पास पहला वहां पर रीजन बन चुका था। अगर आज के टाइम पे ऐसा कुछ होता है तो हमारी गवर्नमेंट पहले से ही उस चीज के लिए तैयार हो चुकी है, और इसलिए ही मिनिस्ट्रीज मीटिंग कर रही है। तो इस वजह से इतना मेजर फॉल की अगर मैं बात करूं, मेजर ड्रा डाउन, तो वो हमें आज के टाइम पर नहीं लगता कि ऐसा आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों के काफी पॉइंट जहां पर क्लियर हो चुके होंगे, और आपके मन में जो डर था वो काफी ज्यादा कम हो चुका होगा। अगर हमें दिक्कत आ भी रही है जैसे कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस में, या फिर अगर हम बात करते हैं सूरज एस्टेट डेवलपर में, तो वहां पर
अगर हल्का फुल्का डिस्काउंट में खुल जाता है, अगर दिक्कत ज्यादा आती है, इतनी सी दिक्कत में हमें घबराने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतनी सी दिक्कत में जहां पर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलेंगे, बट अगर कोस्ट टू कोस्ट भी खुल जाते हैं या डिस्काउंट में खुल भी जाते हैं तो भी हमें घबराना नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर हमें इतना मेजर लॉस नहीं होगा अगर बाय चांस खुलते हैं तो। बट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों के पास पैसे की कमी थी ना, उन लोगों को तो एक अच्छा बहाना मिल चुका था इन आईपीओ को अवॉइड करने का, और वहां पर उन्होंने अच्छे आईपीओ में जिनकी लिस्टिंग गेन की उम्मीद काफी ज्यादा है आज के टाइम पे, तो वहां पर ही पैसा लगाया होगा, आई एम श्योर। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय द वे, ये तो हमने उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे फाइनल डिसीजन की, मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन की, तो हैप्पी फोर्जिंग में मेरा डिसीजन क्लियर है कि मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितना मेरी स्टडी मुझे कह रही है मुझे इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है तो मैं उस रिस्क फैक्टर को लेने के लिए तैयार हूं जो मुझे आज के टाइम पे नहीं लगता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं दूसरे आईपीओ की बात करूं, मुफ्ती मेंसवेयर की, तो इसको भी मैं एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करने वाला हूं। ये दोनों मेरे डिसीजन फाइनल है। बट रही बात तीसरे आईपीओ की, आरबीजेड ज्वेलर्स की, तो मैं यहाँ पर अगर हम डिफेंसिव हैं तो इजीली इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर हम अग्रेसिव हैं, या मैं अग्रेसिव होकर बात करूं, क्योंकि मेरा डिसीजन अग्रेसिव होकर होगा इस आईपीओ में, अगर मुझे एचएनआई की तरफ से मुझे मिनिमम टू मिनिमम 50x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है। देखो इसमें मैं 50x की बोल रहा हूँ क्योंकि आईपीओ का साइज काफी छोटा है, और क्वालिफाइड में 20 टू 25x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, तो मैं इसे रिटेल कैटेगरी में इजीली अप्लाई कर दूंगा। ऑब्वियसली मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई नहीं करूंगा बीइंग एन अग्रेसिव होकर भी, बिकॉज ग्रे मार्केट में इसकी कुछ भी डिमांड नहीं हो रही, हालांकि हमें देखने को मिल चुकी थी बट फिर से वो रिड्यूस हो चुका है। अगर मुझे इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना हुआ तो मुझे वहां पर एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x और क्वालिफाइड की तरफ से 50x की सब्सक्रिप्शन चाहिए, तभी मैं जब वहां पर जाकर हाईली अग्रेसिव होकर इसे एचएनए कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। ये था मेरा पर्सनल डिसीजन इन तीनों आईपीओ में। रही बात हमारे दो एसएमई आईपीओ की, तो वहां पर तो आप सभी को मालूम है कि मेरा डिसीजन क्या होने वाला है, कि मैं इन आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। ना ही मेरे पास फंड है और ना ही मेरा इतना ज्यादा रिस्क फैक्टर है कि मैं बीइंग एन अग्रेसिव होकर इन दोनों आईपीओ को अप्लाई कर सकूं। तो इन वजह से मैं दोनों आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। बट आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज करते हुए, अपने फंड को मैनेज करते हुए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई एक्शन लीजिएगा, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो आप लोग भी अप्लाई कर देते हो। हम सभी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, हम सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, तो आपका माइंडसेट क्या बोलता है, आपका रिस्क फैक्टर क्या बोलता है, तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, राकेश झुनझुनवाला सर, मुझे उस स्टॉक का नाम याद नहीं है इस टाइम पे, काफी पुरानी बात हो चुकी है। तो वहां पर एक चीज, वहां पर एक स्टॉक की चर्चा चली थी कि राकेश झुनझुनवाला सर ने उस स्टॉक में एंट्री बनाई है, अब तो ये भागेगा ही भागेगा, हम सभी भी ले लेते हैं। तो वहां पर दिक्कत क्या थी, क्या राकेश झुनझुनवाला सर को अगर उस स्टॉक में लॉस हो जाता है तो क्या उन्हें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता, क्योंकि उनका रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है। तो आपका रिस्क फैक्टर क्या बोलता है कि अगर बाय चांस उसमें लॉस हो जाता, क्या आपको फर्क पड़ना था? तो वहां पर आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ना था। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा कि वो स्टॉक बुरा था या क्या था, अच्छा था, मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें सामने वाले पर्सन का रिस्क एपिटाइट नहीं पता होता, बट हमें हमारा रिस्क एपिटाइट पता होता है कि मैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा 10% का लॉस ले सकता हूँ। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन भी आ चुकी है तो ऐसे सिनेरियो में हमें हमारा रिस्क फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बेस पर ही कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग मेरा यहाँ पर पॉइंट समझ पा रहे होंगे। आई नो थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन में जो पैनिक क्रिएट हुआ है, मैं नहीं चाहता कि वो पैनिक ज्यादा क्रिएट हो, और वहां पर आज के दिन भी हमें काफी ज्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जो पॉइंट आपके काम का नहीं है आप वहां से स्किप कर सकते हो और आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जा सकते हो। अगर मैं बात करूं अब हमारे 4 आईपीओ की जिनकी होने वाली कल की लिस्टिंग, तो वहां पर जो 4 आईपीओ होने वाले, बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन, सीआरएम रिसाइकलिंग, श्री ओएसएफएम ई मोबिलिटी, आइनॉक्स इंडिया, विद माई अगेन माई बेस्ट लक ऑफ आईपीओ मार्केट। मुझे फिर से कोई लोट अलॉट नहीं हुआ है, जी हाँ। बट हाँ, मेरे काफी दोस्तों को आइनॉक्स का लोड हुआ है, बट मुझे भी काफी बार अब जलन सी होती है कि हम भी तो अप्लाई करते हैं,
वो भी मेरे सामने अप्लाई करता है और वो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तू अप्लाई कर रहा है, तो वो भी अप्लाई कर देते हैं। ये तो वो बात होती है कि उन्होंने मेरे से नकल मारी पेपर में और वो पास हो गए और मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। खैर एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस इज जस्ट ए फन। बट जहां पर मैंने सिर्फ 2 आईपीएस अप्लाई किए थे, आइनॉक्स और सीआरएम, जो मुझे मिले नहीं है। बट अगर ये आईपीएस मेरे पास होते तो मेरी इनमें सब में क्या रहने वाली थी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले अगर मैं आइनॉक्स की बात कर लूं, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बात करी थी कि हमारे किसी भी आईपीओ में 2 माइंडसेट होते हैं। एक तो लिस्टिंग गेन का होता है जिसके बारे में हम जहां पर स्टडी करेंगे। दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म का, जहां पर हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि आईपीओ कहां पर खुल रहा है, कहां पर जा रहा है। वहां पर तो हमने इसको बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी पे छोड़ दिया है। जहां पर भी जाएगा वो हमारी दिक्कत है। तो हम जहां पर इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते, वो आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो अगर मैं आइनॉक्स में बात करूं इस आईपीओ में, अगर मैं लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव में बात करूं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को लेकर, तो अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो सिंपल सी जो हर बार स्ट्रेटेजी होती है, आईपीओ खुलते ही 50% क्वांटिटी को इमीडिएट मैं बुक करता और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को, क्योंकि थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा हुआ है आई नो, तो मैं यहाँ पर 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करता। हाँ, बट अगर मूड बिगड़ा हुआ है तो बीइंग एन अग्रेसिव होकर मैं पहले 5 मिनट के लो पर ही ट्रेल करना प्रेफर करता इस आईपीओ में। वो हम हमारे अकॉर्डिंग, हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। ये थी मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी इस आईपीओ में। क्या आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मेरी जलन और ज्यादा बढ़ सके आप लोगों के सामने। अब बाय द वे अगर हम बात करते हैं बाकी 3 एसएमई आईपीओ की, तीनों एसएमई आईपीओ की मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एसएमई आईपीओ में मेरा डिसीजन एक ही होता है कि जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं इमीडिएट पूरा का पूरा लोड एग्जिट कर जाता हूँ। जहां पर हम पार्शली एग्जिट नहीं कर सकते किसी भी लोड को एसएमई में, वहां पर पूरा का पूरा लोड एग्जिट होगा। और मैं जहां पर पूरा का पूरा लोड एग्जिट क्यों करता हूं इमीडिएटली, तो उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि हमें जल्दी वहां पर सर्किट देखने को मिल जाता है। या तो अपर सर्किट लगेगा या लगेगा लोअर सर्किट। अगर अपर सर्किट लगा फिर तो हमें आता है मजा, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, हमें खुशी मिलती है, हमें लालच आता है। और वहीं पर इसके ऑपोजिट अगर बाई चांस लोअर सर्किट लगा, टेंशन होती है, हमारा प्रॉफिट कम होता है और उसी के साथ साथ हमारी सेहत खराब होती है। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसके बाद वो आईपीओ कहाँ जा रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मुझे लिस्टिंग गेन मिला, उसके बाद मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रहा है। मैं इस सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ ज्यादा प्यारी है। मैं अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, किसी भी तरीके की फालतू की टेंशन मैं नहीं लूंगा। अगर मुझे किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म में जाना भी है या होल्डिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है, चाहे हमारे मेन लाइन आईपीओ, तो वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूँ। और बीइंग एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, या आप लोग चाहते हो कि मैं आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करूं एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, एज पर योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दूंगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर मेरा पॉइंट क्लियर समझ चुके होंगे, क्योंकि इस सर्किट के चक्कर में हमारा ऑलरेडी एसएमई आईपीओ रिस्की होता है इस वजह से, जिसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव होकर ही आईपीओ को अप्लाई करते हैं। तो वहां पर इमीडिएटली मैं जहां पर एक्शन बना जाता, बाकी सारे काम धंधे छोड़कर पहले एसएमई आईपीओ को देखता। एनीवे, चाहे पर्सनल डिसीजन हो या फिर लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हो, ये सिर्फ मैंने अपनी स्ट्रेटेजी यूज करी है, अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई है एज पर माई माइंडसेट, माई रिस्क फैक्टर। अगेन, आपको अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाएगा। अब अगर हम हमारी निफ्टी की बात करते हैं, देखो ये सारा कुछ तो हो चुका है, क्योंकि जहां पर जितने भी लोग आईपीएस वाले थे उनको जहां पर चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पर सिंपल सी 2 चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और एक्स्ट्रा देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, हमने आज के दिन हमारे ग्रुप में कुछ ट्रेड्स डाली थी, जहां पर पहली ट्रेड थी बीएनएफ की 47,980 220 से 230 पे, जो सीधा भागी 280 तक, जहां पर हमारा सेकंड टारगेट हिट हो चुका था। जनरली हमारा रूल होता है कि पहले टारगेट पर 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करें, सेकंड टारगेट पर फिर से 50% क्वांटिटी को बुक करें और बाकी को ट्रेल करें एटलीस्ट कॉस्ट प्राइस पर या फिर हमारे पहले टारगेट पर। ये हमें हमारे अकॉर्डिंग देखना होता है, अदरवाइज हम पूरा भी बुक कर सकते हैं। तो वहां पर इमीडिएटली 280 के बाद एकदम से फॉल आया और वो लॉस में चला गया, और जहां पर काफी लोगों को लॉस हुआ, तो जिस वजह से मुझे मैसेज आया कि सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए कहते हैं कि रूल्स को हमें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, वरना काफी बार हमें बैकफाइर हो जाती है चीजें। और
अगर हमने वहां पर नहीं बुक किया, लॉस को भी बाद में अगर टारगेट छोड़ा, फिर लॉस बुक नहीं किया जब स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, तो वहां पर वो ट्रेड जीरो हो चुकी थी, जिसे हमें समझना पड़ेगा कि वहां पर हमारा पूरा का पूरा पैसा जीरो हो चुका था। ये एजुकेशन वाला पॉइंट था, हमें किस तरीके से काम करना पड़ता है ऑप्शंस में, इसलिए इस पॉइंट को स्पेशली डिस्कस किया है। उसके बाद जहां पर यही चीज इसलिए मैंने मैसेज करके डाली थी क्योंकि मुझे एक कॉल आई थी, उसके बाद इसलिए वहां पर डिस्कस किया। एनीवे उसके बाद हमने एक ट्रेड और दी। इस ट्रेड में भी इंटरेस्टिंग चीज है, जहां पर हमने 48,3000 बीएनएफ की पी ली थी 340 से 350 पे। इमीडिएटली इसने जहां पर ब्रेकआउट दिया, हमने ब्रेकआउट पे बाय करी 315 के स्टॉप लॉस के साथ, बट वहां से वो रिट्रेस करने आ चुका था जहां पर इसकी स्कोर थी 315 के पास की। बट वहां पर हाई कन्विक्शन था, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई न्यूज आएगी, बट वहां पर टेक्निकली मुझे लग रहा था कि मार्केट आज गिरनी चाहिए, तो वहां पर मुझे हाई कन्विक्शन था, जिसकी वजह से मैंने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 290 का गया। पहली बार ऐसा हुआ था जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हो चुका था, और वहां पर सिंगल ट्रेड ने हमारा काम कर दिया था। बट हमने जहां पर मैसेज किया कि अब जब कॉस्ट प्राइस पर आ चुका तो हमें हमारी क्वांटिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो चुका है। एनीवे अच्छा पटाखा मारा, 425 तक जब पहुंच चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। फिर से जब 315 के पास आई, फिर से दोबारा से इसको ऐड किया, जहां पर मैसेज डाला एडिंग बीएनएफ दिस फॉर 310 टू 320 अगेन क्वांटिटी कंट्रोल विद सेम स्टॉप लॉस। नॉन स्टॉप ये भागती रही है 610 तक, जहां तक हमने इसको बुक किया, और उसके बाद 670 और क्लोजिंग तक तो 870 भी गई है। बट ऑब्वियसली हम इतनी देर होल्ड नहीं करते हैं कोई भी ट्रेड्स को। हमने 1 बजे के आसपास डाली थी और 1:30 बजे के आसपास हमने बुक कर लिया था पूरी की पूरी ट्रेड को, आधे घंटे में हमारी ट्रेड डबल हो चुकी थी। और उसके बाद हमने प्योर हीरो जीरो ट्रेड डाली 30 के आसपास की बैंक निफ्टी की पुट, जो जहां पर मेरा ब्रोकर थोड़ा सा क्रैश हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आई। और वहां पर जब मेरा सही चला तो 60 पर चल रही थी, बट वहां पर ये 95 का हाई मार्कर आ चुका था। एनीवे जहां पर किसी भी तरीके की कोई पेड प्रमोशन, ये काफी कुछ लर्निंग थी जो मैंने आप लोगों को शो करने की कोशिश की है। अदरवाइज आप लोग भी अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड दैट कंडीशन आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन बाइंग नहीं करते तो ये पार्ट आपके किसी भी काम का नहीं है, इसे इग्नोर करो, और आपको ऑप्शन बाइंग में काम करने की जरूरत भी नहीं है अगर आप नहीं करते हो। और उसी के साथ साथ अब अगर हम हमारी निफ्टी की बात करते हैं तो सिंपल सी चीजों को समझते हैं। ये रेंज बनी थी, ऊपर को गया, जहां पर हमने स्पेशली कहा था परसों की वीडियो में कि इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा ट्रेल करना इंपॉर्टेंट हुआ, सस्टेन भी हुआ, बट नीचे को तोड़ा, और यहाँ पर इमीडिएट हमें मूव मिली 21,350 की। बट हमारी स्कोर थी 21,300 की, जो हमने कल डिस्कस की थी, वहां से इमीडिएट पटाखा मारा और 100 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी। एक बार स्पोर्ट ने काम किया, बट जिस तरीके से तब तक न्यूज आ चुकी थी, जहां पर ऑलमोस्ट सर्टेन था कि ये टूट जाएगा लेवल और फिर से नीचे को आ चुका था, जिसकी वजह से हमने आज ट्रेड्स भी कुछ ज्यादा ही प्रोवाइड करी थी, ज्यादा तो नहीं करी थी, बस वही 4-5 ट्रेड्स प्रोवाइड करी थी। बट अगर हमने प्रॉपरली काम किया तो हमारा काम हो चुका था। और इसलिए कहा कि अगर हम कॉल साइड पर हैं आज के दिन, या कभी भी हम किसी भी साइड होते हैं, तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस किसी भी साइड 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वरना हमें काफी बार काफी मेजर दिक्कत आ जाती है। इसलिए स्टॉप लॉस की वैल्यू को समझिएगा। बट अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पर ना डेली कैंडल्स पे चलते हैं, जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। जो हमारे पास इमीडिएट मेजर सपोर्ट मिलेगी, जो ये कैंडल का लो बना था ये वाला 20,800 के पास का, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाली है। 20,750 से 700 की रेंज, यहाँ तक अगर मार्केट रिट्रेस करने आती है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कभी भी आ सकती है। और स्पेशली वीकली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। इमीडिएटली भी अगर मैं बात करूं तो इमीडिएटली जो लेवल निकल कर आता है 21,030 का आता है। बट क्या ये सस्टेन करेगा, या एक बार के लिए हल्का फुल्का ऊपर की साइड मूव दे सकता है, वो देखना पड़ेगा। बट मेजर सपोर्ट हमारे पास यही निकल कर आती है इमीडिएट बेसिस पर। और अगर जहां तक मार्केट रिट्रेस करती है तो मुझे उसमें घबराने की बात नहीं है, तो यहाँ पर मेरा ध्यान रहेगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, मैं यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करूंगा। आज के दिन हमें स्पेशली कैश मार्केट में अगर आपका पोर्टफोलियो है तो वहां पर हमें मेजर ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिड कैप और स्मॉल कैप काफी ज्यादा भाग रहे थे, सबसे ज्यादा वही भाग रहे थे। अगर मार्केट में फॉल आता है तो सबसे ज्यादा वहीं पर करेक्शन हमें देखने को मिलेगी, जो चीज सबसे ज्यादा भागती है तो वो चीज सबसे ज्यादा टूटती भी है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। बट अगर हम इमीडिएट कल के लिए रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो वहां पर हमारे लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 21,300 से 340 की रेंज या 350 की रेंज।
अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है 350 के ऊपर, तभी हमें ऊपर की साइड हम काम करेंगे, अदरवाइज हम वेट एंड वॉच करेंगे या फिर हमारी मेजर सपोर्ट 20,750 से 800 की रेंज में हम वहां पर देखेंगे। और एक बार के लिए अगर हम इस लेवल के आसपास आता है तो वहां पर हम शॉर्ट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ऑब्वियसली, और वहां से हमें मूव देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट मूव जैसे ही लेवल टूटता है तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट तक के मूव्स मिल सकते हैं, तो हमारा ध्यान वहां पर रह सकता है, बट स्टॉप लॉस हमारा कभी भी 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, स्पेशली निफ्टी में। एनीवे, जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस हुई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।